बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अगले 2 दिन इंतहाई अहम होने जा रहे हैं और इन्हीं दिनों के अंदर बहुत कुछ पसे पर्दा डिसाइड हो जाना है। और सोमवार का सूरज जब 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समात होगी, 3 रुकनी बेंच समात करेगा, उससे पहले ही एक बहुत बड़ी वारदात की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और इस वक्त इलेक्शन ताखीर केस जो इस वक्त चल रहा है वो सुनने वाला क्या पूरा बेंच नज़रबंद होने जा रहा है। हुकूमत ने अगर अपना ये खुफिया हथियार चला दिया तो फिर पीछे क्या बचेगा और क्या नहीं बचेगा, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स और एक अहम तरीन खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव है जो मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान और फौज के माबैन कुछ मस्बत पेशरफ्त भी सामने आई हैं और वो भी आपके सामने रखनी है। कुछ डेवलपमेंट्स हैं, जारी बात है, जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो को शेप करने जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो चीफ जस्टिस हैं उन पर भी और जो इस वक्त बेंच है उस पर भी हमला आवर हो चुकी है नून लीग भी, और अब नवाज शरीफ साहब ने भी खामोशी तोड़ी है। एक जानिब तो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने कहा कि जिसने अपने ब्रादर जजेस अदम एतमाद जिस पर कर दें उसके फैसले की ना कानूनी हैसियत होगी और ना ही इखलाकी। अब ये पता नहीं कौन सा अदम एतमाद है जो चीफ जस्टिस पर किया है, क्योंकि अभी तक ऐसा अदम एतमाद तो नहीं आया। बेंच से अलग होना एक अलग चीज़ है और जारी बात है पूरी दुनिया के अंदर जितने फैसले होते हैं कोई भी यूनानिमस नहीं होता, कोई 5-0 का नहीं होता। दुनिया भर में 4-3 की जजमेंट्स होती हैं, 3-2 की होती हैं, 5-4 की होती हैं, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बेंच। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मरीम नवाज ने रद्द अमल देते हुए ये बात कही है कि सहूलतकारों की जानिब से इंसाफ के ऐवान को तहरीक इंसाफ का ऐवान बनने से रोकना इस वक्त कौम की जिम्मेदारी बन चुकी है। वहीं दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद और इस वक्त पाकिस्तान से जो मफरूर हैं बीमारी की, जारी बात है एक उनके पास जस्टिफिकेशन थी जो वो उन्होंने सामने रखी और वो पाकिस्तान से चले गए। उन्होंने कहा कि इस बेंच में तो 2 जज वो हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया, जब बेंच ही कबूल नहीं तो फैसला कैसे कबूल होगा। कह रहे हैं कि इस बेंच में 2 जज ऐसे हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया, ये बेंच ही हमें कबूल नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, जिस बेंच ने आइंदा नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जिस जज ने फैसला दिया ना, उस जज को पक्का पक्का आप अदालत से ही निकाल दें, उसे अदलिया से ही निकाल दें, उसके बाद वो कोई फैसला ना सुने। ये तो वही बात है कि जी एक जज है उसने एक दफ़ा मेरे खिलाफ फैसला दिया था तो अब तो मुझे उस पर एतमाद नहीं रहा। ओ भाई क्यों एतमाद नहीं रहा? अब मतलब इनके कहने का अगर इनकी बात मान ली जाए ना तो वो ये है कि 2 जजेस ने तो मेरे खिलाफ फैसला दिया था तो उन 2 जजेस को तो कोई इख्तियार नहीं है केस सुनने का। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नवाज शरीफ साहब ने और कहा है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और सिविल सोसाइटी सब कह रहे हैं तो फिर किस बात का इसरार है। यह कौमी मामला है, किसी ट्रक रेडी वाले या प्लाट खाली कराने का इशू नहीं। 2017 में भी इस किस्म का बेंच था जिसकी वजह से मुल्क का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है। 2017 के बाद देखें आपके साथ क्या हुआ। पहले आपका पेट भरकर खाना खाते थे और इस सब के अंदर उन्होंने और बड़ी बातें की और वही अवाम का इन्हें दर्द आ गया। अब इन्होंने कहा कि उनका कहना था कि कौम को इन्हीं बेंच के फैसलों ने तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। साकिब निसार और दीगर रिटायर्ड जज कौम को बताएंगे कि मुझे क्यों ना अहल किया गया। पाकिस्तान चंद सालों में दुनिया के तरक्की याफ्ता 10-20 मुल्कों में शामिल होने जा रहा था। वही नवाज शरीफ साहब ने अपना मंजन जो है वो बेचने की कोशिश की। लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि अदालती फैसलों ने अच्छी कौम को भिखारी बना दिया। जो आज हो रहा है मुझे 2017 का तसलसल लग रहा है, मतलब सारा कसूर अदालती फैसलों का है। और इस सब के अंदर जारी बात है नवाज शरीफ ने कह दिया कि जी हमें तो ये फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने एक रिमार्क्स दिए और वो रिमार्क्स जो है उनके हवाले से तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट जो हैं उन्हें वजाहत भी जारी करनी पड़ गई है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अरकानी असम्बली के बारे में रिमार्क्स की वजाहत जारी कर दी है। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस के कुछ रिमार्क्स मीडिया पर दुरुस्त अंदाज में रिपोर्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आइन हमारे लिए बहुत अहम है। चीफ जस्टिस का कहना था कि आइन इस कौम और मुआशरे के लिए लाजमी है जो विफाक को जोड़े रखता है। आइन जमहूरियत को जिंदा रखता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा था कि आप पार्लियामेंट जाएं तो आपको खिताब करते ऐसे लोग मिलते हैं जो कल तक कैद में थे, गद्दार करार दिए गए थे। अब वो लोग वहां बात कर रहे हैं और उनको इज्जत दी जा रही है क्योंकि वो कौम के नुमाइंदे हैं। तो वो जो एक बयान है जिसे ऑब्वियसली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा था, चीफ जस्टिस का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, वो कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि चीफ जस्टिस ने इसकी वजाहत भी करना ज़रूरी समझा क्योंकि ऐसे मामलात के अंदर हालात को ऐसी चीज़ें फ्यूल अप करती हैं। और जब उनका मतलब ही नहीं था, फिर ये नैरेटिव बन रहा था ना कि चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट में वो तकरीरें करते हैं जो जेलों में थे, तो उससे और नैरेटिव क्या अब और नैरेटिव बन गया। अब यहाँ पर एक जानिब मैं आपको ये बता दूँ कि हुकूमती तहदी जमातों ने मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर
इजलास तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास कल दिन 1 बजे बुला लिया गया है। ज़राए ने बताया है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास वज़ीर आज़म की सदारत में कल लाहौर में होगा, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बड़े फैसले होंगे और सुप्रीम कोर्ट की समाअत पर इस इत्तेहादी जमातों के इजलास को ब्रीफिंग दी जाएगी। अब ये सारी चीज़ें, मैं ये सारी एक एक करके खबरें आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि जो मेन इस वक्त खबर है उसके लिए आपको समझ आ जाए कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो लीड कर रहे हैं इस जानिब। और अब आप देख लें कि आपके वजीर कानून कह रहे हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालती कार्रवाई सबके सामने, वो 9 रुकनी बेंच भी 5 रुकनी बेंच में तब्दील हुआ। पहले वाला फैसला 4-3 से आया और साबित हुआ कि खारिज हो चुका है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि 184(3) के इख्तियारात के हवाले से जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। सुबह 4 रुकनी बेंच बैठा, उसमें भी जस्टिस मंदोखेल ने माजरत कर ली। चीफ जस्टिस घर के बड़े वाला किरदार अदा करेंगे, हमें ये उम्मीद है। और जब समाअत शुरू हुई तो यही नुक्ता बार काउंसिल के अहदेदारान ने रखा। एक बहुत बड़ा आईनी मसला जो है वो इस वक्त खड़ा हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें, और ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर जो है वो बिल्डअप किया जा रहा है। और यहाँ पर मुख्तलिफ, जारी बात है, जहाँ जहाँ बार काउंसिल या दीगर के अंदर इन्फ्लुएंस है वहाँ से भी ये बात कहलवाई जा रही है कि चीफ जस्टिस को इस सब के अंदर फुल कोर्ट इजलास बुला लेना चाहिए और ये सारी चीज़ें। अब आप इस पूरे मामले को अगर समझें और इस पूरी की पूरी सूरत हाल को अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आपको तमाम तर मामलात जो हैं वो बड़े वाज़े अंदाज में इस तरह से समझ आ जाएंगे। जो इस वक्त ज़ाहिर बात है साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, हुकूमत के बहुत करीब हैं और इस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील भी हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी के ओहदे से भी हटे, पता नहीं अटॉर्नी जनरल बनते हैं या क्या होता है, लेकिन ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है और इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके बहुत करीब हैं और उनके मेन शख्स हैं। उन्होंने, इरफान कादिर जो है, उन्होंने एक बात कही है और वर्डिक्ट के हवाले से कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का 3 रुकनी बेंच था जिसमें 2-1 से फैसला आया कि 184(3) की जितनी समातें हैं वो रोक दी जाएं। अब वो कह रहे हैं कि जी एक जानिब जुडिशल ऑर्डर आ गया 2-1 का, वहीं दूसरी जानिब रजिस्ट्रार ऑफिस का सर्कुलर, रजिस्ट्रार ऑफिस के सर्कुलर से जुडिशल ऑर्डर ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए जी जो स्टेट है अटॉर्नी जनरल के थ्रू और रजिस्ट्रार के थ्रू जो वो बेंच है वो अपने फैसले पर अमल दरामद करवा सकता है, क्योंकि उसके फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आज भी समाअत उस बेंच के फैसले पर अमल दरामद के से हट कर हुई, लेकिन जारी बात है सर्कुलर जारी हुआ जिसमें बताया गया कि एक पहले ही 5 रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला दे दिया था कि जी जो अज खुद नोटिस है वो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। तो अब कैसे हो सकता है कि 2 जजेस जो हैं वो 5 रुकनी बेंच के ऊपर हावी हो जाएं? तो वो भी एक नुक्ता उनका अपनी जगह पर जायज़ है, लेकिन आप जरा इरफान कादिर साहब की ये गुफ्तगू जरूर सुन लें। एक ऐसी सूरत हाल बन गई है जहाँ पे एक सर्कुलर है, एक तरफ जुडिशियल ऑर्डर है। तो क्या इस जुडिशियल ऑर्डर के हवाले से आप, क्योंकि एक्स अटॉर्नी जनरल रहे हैं, वो बेंच जो है वो अटॉर्नी जनरल को बुलाकर इस पर फर्दर प्रोसीड कर सकता है क्या? ये मैं समझता हूँ कि अगर एक सर्कुलर आ गया है और वो उस फैसले के खिलाफ है जो सुप्रीम कोर्ट का है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है जिसने वो फैसला दिया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराना उस बेंच का काम है। तो इस पे जो है वो बेंच अटॉर्नी जनरल को बुला के पूछ सकता है, राय ले सकता है, लेकिन फिलहाल तो बेंच इम्प्लीमेंटेशन करा ही नहीं रहा। हाँ, तो मतलब ये कर तो सकता है ना? बिल्कुल कर सकते हैं, वो उनको रजिस्ट्रार को भी बुला सकते हैं, वो अटॉर्नी जनरल से मावनत भी ले सकते हैं और उस पर फिर अटॉर्नी जनरल जो है उनका वैसे भी एक रोल भी है कि अगर कोई कोर्ट के ऑर्डर्स वायलेट करे तो अटॉर्नी जनरल तो पर्सोना डेजिग्नेटेड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 में, तो उसके नीचे वो प्रोसीडिंग्स वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अमीनुद्दीन साहब अलहदा हुए बेंच से, तो इसका मतलब है कि उन्होंने तो इम्प्लीमेंट कर दिया अपना ऑर्डर। ये आपकी बात ठीक है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये जियो न्यूज़ को इनका ये इंटरव्यू सुना। अब इसके अंदर क्या यहाँ से बहुत से सवालात खड़े होते हैं कि तमाम एग्जेक्टिव और जुडिशल अथॉरिटीज़ जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने में अपना किरदार अदा करते हैं। और जाहिर बात है, आपको पता है कि गवर्नमेंट इस वक्त दूसरी साइड पे खड़ी है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट मे मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। अब जाहिर बात है ये भी एक जानिब अपनी चीज़ है, लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर पैदा हो रहा है। और सवाल नाज़रीन कराम ये बनता है कि क्या इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर क्या
क्या इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो बेंच है जिसने फैसला दिया कि 184(3) के जो आज खुद नोटिस के तमाम केसेस हैं उनकी समाअत रोक दी जाए, और जस्टिस अमीनुद्दीन इस अपने फैसले पर अमल दरामद करते हुए उस बेंच से अलग हुए कि भाई जब ये समाअत ही रुक गई तो मैं इस बेंच का हिस्सा कैसे बनूं, लेकिन उसके बावजूद अगर समाअत जारी है तो इसमें फिर हुकूमत कहां पे क्या कर सकती है? अगर आप वैसे सोचें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हुकूमत के पास? हुकूमत क्या बाकी जजेस को रोक सकती है, वो कहे कि जी आपने समाअत ही नहीं करनी क्योंकि जुडिशियल ऑर्डर आ चुका है और फाइज ईसा साहब का ये ऑर्डर है? ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और इसके अंदर फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, आपने किस तरह से रोकना है? जब ये पॉसिबिलिटीज डिस्कस हो रही हैं तो फिर पॉसिबिलिटी यही बचती है कि आप जजेस को नजरबंद कर दें, आप कहेंगे आपको अदालत ही नहीं जाने देते, आपको हम कमरा अदालत में नहीं जाने देंगे। और जाहिर बात है कि इस वक्त लंदन में जो सोच पाई जा रही है उसमें बहुत से उनके करीबी लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट को फौज की सिक्योरिटी दे देनी चाहिए, और उनके अपने साफी कह रहे हैं करीब जो समझे जाते हैं नवाज शरीफ साहब के। ऑब्वियसली इसमें यह सवाल पैदा होता है कि कहीं नवाज शरीफ साहब के जहन में ये सारी चीज़ें तो नहीं चल रही कि इस सारी सिचुएशन के अंदर इससे मामले को उस तरह से लेके चला जाए कि आप समझ रहे हैं कि जाहिर बात है कि उन्होंने तो ये लिखा कि जी इस 3 रुकनी बेंच की रही से इज्जत ना निकल जाए, इन्हें सिक्योरिटी दें कानून नाफिज करने वाले इदारों की और फौज की। एंड ऑब्वियसली दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, बहुत बड़ा कंसर्न है मैं समझता हूँ ये, और इसके अंदर तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को अकॉर्डिंगली एक्ट करना होगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब आप देख लें कि आज मुल्क गिर एहतजाज भी था अजहर मशवानी के लिए भी, और दीगर जो PTI के एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस का ही सीन लगता है ना ये। तो अजहर मशवानी जो है वो वापस आ चुके हैं बहुत से दिन वहाँ पर रहने के बावजूद, और इस सब के अंदर अजहर मशवानी अचानक मौजूदा तौर पे घर गए। इसके साथ ही साथ घर पहुंच गए और पुलिस ऑपरेशन में जलाओ घिराव और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI की गिरफ्तार मजीद 48 कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है और अदम शनाख्त परेड पर मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दिया। जाहिर बात है कि यह न्यूज़ भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मैंने इससे पहले पिछले वीलॉग में बताया कि खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी खातून जज को धमकी देने में वो काबिले जमानत में कन्वर्ट हो चुके हैं। अजहर मशवानी का वापस आना, 48 PTI के कारकुनान का जलाओ घिराव के केसेस में निकल आना, ये सब कुछ एक बड़ी मस्बत पेशरफ्त की तरफ जा रहा है। और वहीं दूसरी जानिब कामरान खान साहब भी ये बात कर चुके हैं कि जी दोनों की गलतियां होंगी, खान साहब की भी होंगी, फौज की भी होंगी, दोनों के शिकवे बजा, दोनों को इकट्ठे बैठना चाहिए, दोनों को मामलात को फाहम तफहीम से हल करना चाहिए। फौज को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी इमरान खान के लिए उसी तरह का गोशा रखना चाहिए जैसा शहबाज शरीफ के लिए इमरान खान को भी फौज के लिए वही नरम गोशा रखना चाहिए जो आज से 1.5 साल पहले था। तो इस तरह की बातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, और इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन आईन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। वैसे मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूं, और अगर कभी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या कोई भी जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट कोई भी इमरान खान को फ़ायदा देने के लिए उन्होंने अपना गैर आईनी किरदार अदा किया, हम उसके भी खिलाफ होंगे, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है। अगर फौज की सियासत में मुदाखलत गलत है, वो इमरान खान के हक में भी गलत है और इमरान खान के खिलाफ भी गलत है, फिर एक ही पैमाना होना चाहिए। तो इमरान खान ने कहा मैं सबसे बात करूंगा लेकिन आइन और कानून से हट के नहीं। पाकिस्तानी फौज मेरी फौज है और पाकिस्तान हम सबका है। अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं, आज़ादाना इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। इमरान खान ने कहा कि जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ आखिरी हद तक जाएगी, वकला की तहरीक में पूरी कौम उनके साथ होगी। मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज इंतहाई ज़रूरी है, कौमी इदारे और उनकी मजबूती हमारी अव्वलीन तरजीह है। और इमरान खान साहब ने इस सब के अंदर ये बात कही कि PTI के हज़ारों साथियों को उठाया गया, उन्हें रिहा किया जाए, और इस सब के अंदर ज़रूरत पड़ने पर कौम, आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के दिफा के लिए सड़कों पर निकले। और इमरान खान साहब ने यह बात बड़ी वाज़ेह कर दी है, और मैं समझता हूँ ये एक मस्बत पेशरफ्त है। जारी बात है खान साहब की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो आइस ब्रेकर के तौर पे सामने आ रही हैं, जबकि इमरान खान साहब ने पार्टी की कोर कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया, और मेरी इतलात के मुताबिक 9 बजे का टाइम था। तो एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ऑब्वियसली थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, आपको पता है पाकिस्तानी टाइम है, लेकिन ये इजलास शुरू हो चुका होगा। इजलास में पार्टी की तमाम मरकजी क़यादत ने शरीक होना है। इजलास के इल्तवा की सूरत में आइंदा की सियासी और कानूनी हिकमत अमली पर भी मुशावरत की जाएगी। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जारी बात है कि बहुत कुछ इस वक्त डिसाइड होना है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।